हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां कोई रहस्यमयी और भयानक बीमारी फैल रही है। लोग एक एक करके मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचता है तो गांव वाले क्या करते हैं? वो दवा लेने से इनकार कर देते हैं ना। बिल्कुल, वो दवा लेने से साफ इनकार कर देते हैं। वे उस डॉक्टर की बात सुनने के बजाय ओझाओं, तांत्रिकों और झाड़ फूंक करने वालों को खोज रहे हैं। हाँ, और वो उस डॉक्टर को ही अपना दुश्मन मान बैठते हैं। सही कहा। और देखिए, ये किसी पुरानी डरावनी कहानी का दृश्य नहीं है। ये 1950 के दशक के भारत का वो जीता जागता दस्तावेज है जिसे फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने कालजयी उपन्यास मैला आंचल में उकेरा था। इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कुछ बेहद खास है। हाँ, कुछ बहुत ही दुर्लभ हस्तलिखित नोट्स। जी बिल्कुल। ये नोट्स इस महान उपन्यास का एक बहुत ही गहरा समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे एक उपन्यास सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं होता, बल्कि वो एक पूरे समाज का एक्सरे कर सकता है। एक्स-रे। ये एक्स-रे वाली बात इस चर्चा की सबसे सही शुरुआत है, मैं तो यही कहूंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हम इन हस्तलिखित नोट्स को पढ़ते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि एक समाजशास्त्रीय दस्तावेज का मतलब केवल एक कहानी सुनाना नहीं है। इसका मतलब है उस समाज की नब्ज को पकड़ना, उसकी जो अंदरूनी बीमारियां हैं उन्हें पहचानना और उसकी मानसिकता को पूरी तरीके से उघाड़ कर रख देना। बिल्कुल। ये नोट्स बहुत ही सटीकता से इस बात का विश्लेषण करते हैं कि कैसे मैला आंचल स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद के बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र का एक निर्मम, सच्चा और यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करता है। और देखिए, ये स्रोत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि ये हमें बताता है कि समाज की जड़ें कितनी गहरी और कितनी उलझी हुई होती हैं। एकदम सही बात है। ठीक है, तो आइए इसे ना थोड़ी गहराई से समझते हैं। जब हम कहानी के पृष्ठभूमि में जाते हैं तो नोट्स स्पष्ट करते हैं कि ये आज़ादी के बाद का भारत है। मतलब हमने राजनीतिक रूप से तो आज़ादी पा ली थी, है ना? लेकिन ये नोट्स बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। जमीनी हकीकत बहुत अलग थी। हाँ, अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये गांव एक बंद इकोसिस्टम की तरह है। जैसे किसी जंगल में एक फूड चेन होती है जहां हर जीव का स्थान तय है और ऊपर वाले जानवर हमेशा नीचे वालों का शिकार करते हैं। इस गांव की जो सामाजिक संरचना है वो भी बिल्कुल वैसी ही है। ये बंद इकोसिस्टम वाली तुलना ना बहुत गहराई तक जाती है। नोट्स में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि गांव की ये संरचना पूरी तरह से जातिवादी है। मतलब ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा पिरामिड है जहां इंसानियत सबसे नीचे दब गई है। वहां ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, कोयरी, यादव, दलित और आदिवासी ये सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं। एक ही जगह पर। हाँ, एक ही जगह पर, लेकिन उनके बीच की जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दूरियां हैं वो मीलों की हैं। हर जाति अपने लिए निर्धारित एक छोटे से डिब्बे में कैद है और उस डिब्बे से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही। जी बताइए। देखिए, हम 1950s के दशक की बात कर रहे हैं। देश आज़ाद हो चुका है, हमारा अपना संविधान लिखा जा रहा है, तो फिर इस इकोसिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोग इतने ताकतवर कैसे बने हुए हैं? कोई इस चक्रव्यूह को तोड़ क्यों नहीं पा रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर नोट्स हमें समाजशास्त्र के उस कड़वे सच से मिलाते हैं जिसे हम पावर डायनामिक्स या शक्ति संतुलन कहते हैं। अच्छा। देखिए, सिर्फ कानून बन जाने से रातों रात समाज की मानसिकता नहीं बदलती। इस गांव के इकोसिस्टम के शीर्ष पर 4 मुख्य स्तंभ हैं: जमींदार, महाजन, पुजारी और मुखिया। ये चारों मूल रूप से एक शोषणकारी वर्ग बनाते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चारों ना अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ये एक पूरा सिंडिकेट है जो मिलके काम कर रहा है। बिल्कुल, एक सिंडिकेट की तरह। जमींदार के पास जमीन और संसाधनों की ताकत है। अगर कोई गरीब किसान जमींदार के चंगुल से बचने की कोशिश करता है तो उसे महाजन अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। बाप रे। और अगर वो आर्थिक रूप से बच भी जाए तो पुजारी धर्म और कर्मकांड का डर दिखाकर उसे मानसिक रूप से गुलाम बना लेता है। और अगर कोई बगावत करने की सोचे तो मुखिया अपनी राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करके उसे कुचल देता है। तो मतलब चारों तरफ से रास्ता बंद। एकदम बंद।
इन चारों ने मिलकर सत्ता और संसाधनों पर ऐसा एकाधिकार कर लिया है कि निचली जातियों और दलितों के लिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना लगभग असंभव है। ये तो ऐसा ही जैसे किसी व्यक्ति को चारों तरफ से जंजीरों से बांध दिया गया हो। शारीरिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक हर तरह की जंजीर। हाँ, और नोट्स एक और बहुत अहम बात की ओर इशारा करते हैं। रेणु ने अपने उपन्यास में ये दिखाया है कि ये केवल आर्थिक गरीबी का मामला नहीं है, ये जातिगत पिछड़ापन और उसके कारण पैदा होने वाली हीन भावना का मामला है। हीन भावना। हाँ, जब सदियों से किसी वर्ग को ये बताया जाए कि वो जन्म से ही निचले स्तर का है, तो वो हीन भावना उनके अवचेतन में बैठ जाती है। ये सामाजिक संबंधों को गहराई से जहरीला कर देती है। वो इसे मान लेते हैं। बिल्कुल, शोषित वर्ग धीरे धीरे अपने इस शोषण को ही अपनी नियति मान लेता है। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम इस इकोसिस्टम और इस शोषण की सीढ़ी को देखते हैं तो एक सवाल उठता है कि इस सीढ़ी में सबसे निचले पायदान पर कौन है। जमींदार दलितों का शोषण कर रहा है, लेकिन उस शोषित वर्ग के भीतर एक और शोषित वर्ग है। नोट्स हमें सीधे स्त्रियों की स्थिति की ओर ले जाते हैं, और यहीं पर मैं एक बौद्धिक सवाल उठाना चाहता हूं। जी। हम भारतीय संस्कृति में आंचल को पवित्रता, मातृत्व और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन नोट्स जिस शीर्षक की बात कर रहे हैं वो है मैला आंचल। तो क्या ये मैला आंचल उस कलंक का प्रतीक है जो ये ग्रामीण समाज अपनी ही औरतों पर थोपता है? मतलब एक तरफ वे पवित्रता की मूर्ति मानी जाती हैं और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गंदी राजनीति और शोषण का शिकार भी वही होती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेणु ने इस विरोधाभास को कितनी खूबसूरती और संवेदनशीलता से पकड़ा है, और ये नोट्स उस परत को बहुत बेबाकी से खोलते हैं। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किया गया है। वो क्या है? गांव में लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, तीज त्योहार हैं, जगराता है। ऊपर से देखने पर ये ग्रामीण संस्कृति बहुत रंग बिरंगी, पवित्र और जीवंत लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत सुंदर है। हाँ, मतलब एक बाहरी व्यक्ति को तो यही लगेगा कि ये एक बहुत ही खुशहाल और परंपराओं से जुड़ा समाज है। लेकिन इसी मैले आंचल की परतों में स्त्री जीवन की भयानक विवशता लिपटी हुई है। नोट स्पष्ट करते हैं कि ये संस्कृति अक्सर एक खूबसूरत पर्दे का काम करती है। पर्दे का काम? हाँ, जिसके पीछे औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों को छिपा दिया जाता है। लोकगीतों में जिस दर्द को गाया जाता है वो असल में उन स्त्रियों की रोजमर्रा की पीड़ा है। इस समाज में स्त्रियों को इंसान नहीं बल्कि दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का तंत्र क्या है? मतलब ये शोषण काम कैसे करता है जमीनी स्तर पर? देखिए, नोट्स बताते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है। स्त्रियों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखा जाता है। ये एक सोची समझी व्यवस्था है ताकि वे कभी अपने अधिकारों के बारे में जान ही ना सकें। उनका पूरा अस्तित्व पुरुषों पर निर्भर कर दिया जाता है। उनका कार्यक्षेत्र केवल घर की चारदीवारी, चूल्हा चौका और खेतों की मेड़ तक सीमित कर दिया गया है। जब आपके पास शिक्षा नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो आवाज कैसे उठेगी? ये तो पूरी तरह से उनके पंख काटने वाली बात हो गई। और नोट्स में सामंती मानसिकता और यौन शोषण का भी बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है ना? बिल्कुल। जब समाज का ढांचा सामंती होता है तो स्त्रियां केवल इंसान नहीं रह जाती, वे सत्ता के प्रदर्शन का एक साधन बन जाती हैं। सत्ता का प्रदर्शन? हाँ, एक जमींदार या ताकतवर व्यक्ति के लिए किसी असहाय स्त्री का शोषण करना केवल हवस का मामला नहीं है, बल्कि ये उस समुदाय को अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। अरे बाप रे। नोट्स में महूक, ननबिन, चमकी, कुसुमी और फुलिया जैसी ग्रामीण स्त्रियों का जिक्र है। ये केवल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। ये उन असंख्य ग्रामीण स्त्रियों की असीम पीड़ा, उनकी कुचली गई आकांक्षाओं और उनके मौन चीत्कारों के प्रतीक हैं, जिन्हें समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने अपने पैरों तले रौंद दिया है। ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब एक तरफ हम आजादी का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस घुटन में जी रहा था। बिल्कुल। खैर, अब इसी जड़ हो चुके अंधकार में डूबे समाज में एक नई किरण प्रवेश करती है, आधुनिकता और विज्ञान की। मेरा मतलब डॉक्टर प्रशांत से। ये उपन्यास का वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। डॉक्टर प्रशांत का प्रवेश इस पूरे समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, मैं ना इस स्थिति को कुछ इस तरह से देखता हूँ। ये ऐसा है जैसे हम एक बहुत ही पुराने धूल खारे कंप्यूटर में, जिसका मदरबोर्ड और प्रोसेसर 18वीं शताब्दी का है, कोई बहुत ही एडवांस्ड और आधुनिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हूँ। बहुत सही तुलना है ना? सिस्टम उसे स्वीकार ही नहीं करेगा, वो तुरंत क्रैश हो जाएगा।
डॉक्टर प्रशांत का विज्ञान और चिकित्सा वो नया सॉफ्टवेयर है, और गांव की अंधविश्वासी सामंती मानसिकता वो पुराना हार्डवेयर है। डॉक्टर प्रशांत गांव में इलाज करने आते हैं, सुधार लाने आते हैं, लेकिन लोग उस बदलाव के लिए तैयार ही नहीं हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली तुलना हालात की विडंबना को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। नोट्स बताते हैं कि डॉक्टर प्रशांत एक गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित डॉक्टर हैं। वे शहर की सुख सुविधाएं छोड़कर इस पिछड़े गांव में आते हैं। वे केवल बीमारियां ठीक करने नहीं आए हैं, उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। वे ग्राम सुधार, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सबके माध्यम से समाज की जड़ों में बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। हाँ, बताइए। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक अनपढ़ ग्रामीण है और उसके बच्चे को तेज बुखार है। अगर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर आकर मुफ्त में दवा दे रहा है तो कोई उसे मना क्यों करेगा? इसमें तो उसी का फायदा है ना। लोग उनका विरोध क्यों करते हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और नोट्स इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं। देखिए, बात केवल फायदे की नहीं है, बात उस पूरे विश्वास प्रणाली की है जिस पर वो गांव सदियों से टिका हुआ है। नोट्स बताते हैं कि गांव की जनता में वैज्ञानिक चेतना या साइंटिफिक टेम्पर की भारी कमी है। सदियों से वे यही मानते आए हैं कि बीमारी किसी जीवाणु या मच्छर से नहीं होती, बल्कि वो किसी देवी देवता के कोप का नतीजा है या फिर पिछले जन्म के पापों का फल है। मतलब उनके लिए बीमारी एक मेडिकल समस्या है ही नहीं, वो एक आध्यात्मिक या पारलौकिक घटना है। बिल्कुल। और जब डॉक्टर प्रशांत उन्हें बताते हैं कि बीमारी गंदे पानी से है, तो ये केवल एक चिकित्सा संबंधी सलाह नहीं है, ये उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण पर एक हमला है। अच्छा। सोचिए, अगर गांव वाले ये मान लें कि बीमारी मच्छर से होती है, तो इसका मतलब है कि बीमारी देवी के कोप से नहीं होती, और अगर देवी का कोप नहीं है तो पुजारी द्वारा करवाए जाने वाले यज्ञ, झाड़ फूंक और बलि का कोई मतलब नहीं रह जाता। ओह, अब मैं समझा। तो विज्ञान का आना केवल बीमारी का इलाज नहीं है, वो सीधे तौर पर पुजारी और ओझागुनी की सत्ता को चुनौती दे रहा है। एकदम सही। जब तक लोगों में वैज्ञानिक चेतना नहीं जागती, तब तक आधुनिक चिकित्सा भी उनके लिए एक विदेशी और खतरनाक चीज ही रहती है। वे झाड़ फूक और ओझागुनी पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो उनके उस पुराने सॉफ्टवेयर के अनुकूल है। हाँ, वो उनके समझ में आता है। और डॉक्टर प्रशांत के इस संघर्ष को एक और चीज बहुत मुश्किल बना देती है, वो है शिक्षा की दयनीय स्थिति। नोट्स में स्पष्ट रूप से अज्ञात शिक्षकों की लापरवाही का जिक्र है। अज्ञात शिक्षक? हाँ, सरकारी स्कूल तो है, लेकिन शिक्षक नदारत हैं। शिक्षा का ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है। जब शिक्षा ही नहीं है तो अभिभावकों में जागरूकता कहाँ से आएगी? और बिना जागरूकता के वैज्ञानिक चेतना कैसे विकसित होगी? तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी जद्दोजहद और डॉक्टर प्रशांत के संघर्ष से क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम इस उपन्यास को एक समाजशास्त्रीय दस्तावेज के रूप में देख रहे हैं तो रेणु हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि डॉक्टर प्रशांत कोई पारंपरिक सिनेमाई हीरो नहीं है। मतलब वे ऐसे हीरो नहीं है जो गांव में आते हैं, जमींदार को पीटते हैं, ओझा को बेनकाब करते हैं और रातों रात सब कुछ ठीक कर देते हैं। ये एक बहुत ही परिपक्व अवलोकन है और नोट्स भी इसी बात पे विशेष जोर देते हैं। मैला आंचल के नायक और नायिका पारंपरिक अर्थों में नायक नायिका है ही नहीं। हाँ। वे आसमान से उतरे हुए कोई चमत्कारिक देवदूत नहीं है। वे उसी गांव की मिट्टी से जुड़े हैं, उसी कीचड़ में सने हैं और उसी व्यवस्था की मार झेल रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत कोई सुपरमैन नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे सामाजिक आदर्श, सेवा भावना और परिवर्तन की अदम्य आकांक्षा के प्रतीक हैं। रेणु ये स्थापित करना चाहते हैं कि समाज का असली नायक वो है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे छोड़कर अज्ञानता, अंधविश्वास और भारी विरोध का सामना करते हुए भी जमीनी स्तर पर लगातार काम करे। बदलाव एक झटके में नहीं आता, यह एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया है। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और गहरा सबक है। मतलब देश को राजनीतिक रूप से आज़ादी मिल गई थी, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, लाल किले पर अपना झंडा फहरा दिया, अपना संविधान बना लिया। लेकिन ये हस्तलिखित नोट स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये नोट्स का सबसे अहम निष्कर्ष है। मैं मानती हूँ कि एक समृद्ध और समतापूर्ण समाज की स्थापना केवल संधियों पर हस्ताक्षर करने या सत्ता के हस्तांतरण से संभव नहीं है। सही बात है। राजनीतिक आज़ादी से आपने विदेशी शासकों को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन उन देसी जमींदारों और महाजनों का क्या जो गांव के भीतर ही बैठे हैं?
उस सामंती और पितृसत्तात्मक मानसिकता का क्या, जो लोगों के दिमाग की नसों में बह रही है? जब तक मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्तर पर एक बुनियादी बदलाव नहीं आता, तब तक समाज वास्तव में आजाद नहीं हो सकता। जब तक जाति का वो क्रूर अहंकार खत्म नहीं होता, जब तक स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानने का नजरिया नहीं बदलता, और जब तक ओझा गुणी की जगह वैज्ञानिक चेतना नहीं ले लेती, तब तक कोई भी आजादी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी। एक बहुत ही शक्तिशाली और झकझोर देने वाली बात है। तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे हस्तलिखित नोट्स के इन चंद पन्नों ने हमें एक पूरी दुनिया की सैर करा दी। मैला आंचल वास्तव में केवल एक साहित्यिक रचना या फिक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जातिवाद की गहरी जड़ों, स्त्रियों की दयनीय और शोषित स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य के ढहते बुनियादी ढांचे और विज्ञान बनाम अंधविश्वास के बीच की उस लंबी लड़ाई का एक बेहद गहरा समाजशास्त्रीय अध्ययन है। ये हमें दिखाता है कि समाज का ढांचा कैसे काम करता है, कैसे ताकतवर लोग कमजोरों को दबाए रखने के लिए धर्म, अर्थ और राजनीति का जाल बुनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें सिखाता है कि असली बदलाव रातों रात नहीं आता। इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और इस बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे दिमाग से, हमारी सोच से होती है। और शायद यही कारण है कि इसे एक जीता जागता दस्तावेज कहा गया है, क्योंकि इसके पन्नों में जो दर्द है, जो संघर्ष है और जो विडंबनाएं दर्ज हैं, वो इतिहास के किसी एक पन्ने पर रुकी नहीं है। वो प्रवृत्तियां किसी न किसी रूप में आज भी हमारे समाज के ताने बाने में मौजूद हैं। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। हमने नोट्स के जरिए 1950 के दशक के उस ग्रामीण समाज को देखा, लेकिन ये हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास बेहतरीन तकनीक है, सूचनाओं का एक अथाह भंडार हमारी जेब में है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष यात्रा की बात कर रहे हैं। हाँ, तकनीकी रूप से हम बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर अपने आसपास देखें, तो श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे समाज का वो मनोवैज्ञानिक और नैतिक ढांचा वाकई पूरी तरह से बदल गया है, या फिर उस जमाने के ओझा गुणी और जमींदार आज बस नए, आधुनिक और डिजिटल रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज के सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और फेक न्यूज फैलाने वाले तंत्र नए जमाने के ओझा नहीं बन गए हैं, जो हमारी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं और हमें तार्किक रूप से सोचने से रोक रहे हैं? क्या आज भी हमने स्त्रियों के प्रति अपनी सामंती सोच को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, या बस उसे एक नया आधुनिक आवरण पहना दिया है? सोचने वाली बात है। जब तक हमारी खुद की सोच का आंचल साफ नहीं होता, क्या इस बाहरी, तकनीकी और राजनीतिक आज़ादी के कोई वास्तविक मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मैला आंचल के ये पन्ने आज भी हमसे पूछ रहे हैं, और जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।